गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम एट मही एकेडमी दिल्ली। मही एकेडमी दिल्ली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज सुभाष चंद्र बोस की पावन जयंती है, तो राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। ये सुनते ही हमें अक्सर राष्ट्रीय भावना हमारे मन में अभिभूत हो जाती है। हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन की। आप जानते ही हैं कि अभी 2 दिन पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा की कि इंडिया गेट के पास सुभाष चंद्र बोस की आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाएगी। समूचा देश राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस के योगदान को हमेशा याद रखे, इसी के तरफ ये कोशिश है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म वर्तमान उड़ीसा, जो एक तटीय राज्य है पूरब के तरफ, तो उड़ीसा के कटक शहर में एक हिंदू परिवार में हुआ। उनके पिताजी वकील थे श्री जानकीनाथ बोस, और माता प्रभावती भी एक संभ्रांत परिवार से थी। उनकी शिक्षा दीक्षा बंगाल में ही हुई। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीए किया, ग्रेजुएशन की, और ग्रेजुएशन के बाद उनके पिताजी चाहते थे कि वो इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी करें, सरकारी नौकरी करें। तो न चाहते हुए भी उन्होंने एससीएस की परीक्षा हेतु 1919 में इंग्लैंड जाना स्वीकार किया। 1919 ईस्वी में वो इंग्लैंड गए और 1920 में एससीएस की परीक्षा दी। उन्होंने न केवल पास की बल्कि चौथी रैंक हासिल की। ये टॉप रैंक है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे जानते हैं कि ये कितना मुश्किल है, और वो अंग्रेज जो चाहते भी नहीं थे कि भारतीय इस परीक्षा में पास करें। तो एससीएस की परीक्षा पास करने के बाद भी राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने को लेकर सुभाष इतने उत्सुक थे कि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। 1920 में वो जब आईसीएस में पास कर गए, तो वहाँ से ही उन्होंने चित्तरंजन दास को एक चिट्ठी लिखी। आप जानते ही हैं कि देशबंधु चित्तरंजन दास 1920 में गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चल रहा था पूरे देश में, तो बंगाल में इस आंदोलन का नेतृत्व देशबंधु चित्तरंजन दास कर रहे थे। तो चित्तरंजन दास के कार्य से काफ़ी प्रभावित थे सुभाष चंद्र बोस। तो चित्तरंजन दास को उन्होंने इंग्लैंड से ही चिट्ठी लिखी, और भारत आए तो फिर रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर वो मुंबई गए और गांधी से पहली बार उनकी मुलाकात हुई। आगे चल करके 1922 में चौरी चौरा कांड हो गया। चौरी चौरा कांड होने के बाद पुलिस वालों सहित एक थाने को फूंक दिया गया था। तो इस हिंसा के कारण गांधी बहुत विचलित हुए, और उन्होंने असहयोग आंदोलन जो बहुत सफल रहा था उनको उन्होंने वापस ले लिया। इससे कई सारे देशभक्त बहुत नाराज हुए, और चित्तरंजन दास भी बहुत नाराज हुए। उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर के एक अलग पार्टी की स्थापना की, और 1922 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। ये पार्टी बंगाल में महापालिका का चुनाव लड़ी। चुनाव में काफ़ी सफलता मिली। चित्तरंजन दास अध्यक्ष बने और सुभाष चंद्र बोस मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ बने। उन्होंने आमूलचूल परिवर्तन कर दिए। कलकत्ता के सभी रास्ते के नाम बदलकर उन्होंने भारतीयों के नाम पे कर दिया, और स्वतंत्रता आंदोलन में जितने भी लोग मर रहे थे, है ना, जिन्होंने बलिदान दिया, उसके परिवार वालों को महापालिका में उन्होंने नौकरी देनी शुरू कर दी, है ना। तो आज आप अक्सर वर्तमान भारत सरकार की आलोचना करते हैं कि वो अक्सर नाम बदलते हैं। उन्होंने मुगल सराय का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया, उन्होंने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया। तो भारतीय संस्कृति से जिसका संबंध है उस आधार पर नाम चेंज किया जाना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस भी वही कर रहे थे। वर्तमान सरकार भी अगर इस तरह से करती है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। दिल्ली में भी औरंगजेब रोड का नाम एपीजे अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया, तो ये भी स्वागत योग्य कदम है। आगे चलकर एक नेहरू रिपोर्ट फेमस हुआ है। आप जानते ही हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो नेहरू रिपोर्ट दरअसल जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि मोतीलाल नेहरू के नाम पर है। तो जिस 8 सदस्य आयोग ने नेहरू रिपोर्ट पेश की, उसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, और सुभाष चंद्र बोस भी इसके सदस्य थे। तो इस रिपोर्ट ने पूर्ण स्वराज की मांग की। हालांकि गांधी उस समय पूर्ण स्वराज की मांग को लेकर पूरी तरह तैयार नहीं थे, असहमत थे, और यहीं से हमें सुभाष चंद्र बोस और गांधी के बीच थोड़ा सा मनमुटाव दिखता है। हालांकि ये केवल वैचारिक मनमुटाव है। आगे चल करके आपको दिखेगा कि विदेश में रहते हुए भी
इस तरह से बोस और गांधी के बीच हमें थोड़ा मनमुटाव दिखता है, लेकिन वो मनमुटाव केवल वैचारिक था, आगे दिखेगा आपको। गांधी इरविन के बीच, लॉर्ड इरविन उस समय भारत के वायसराय थे, तो गांधी और इरविन के बीच गोलमेज सम्मेलन हुआ। पूरे देश में भगत सिंह के फांसी के विरुद्ध एक माहौल बनने लगा था। तो आपको पता ही है कि 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन के विरोध में मुंबई में लाला लाजपत राय पर पुलिस कार्रवाई हुई और पुलिस के लाठी से उनकी मृत्यु हो गई। तो इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव चंद्रशेखर आजाद इन लोगों ने लाहौर कांड को अंजाम दिया था। तो भगत सिंह को फांसी की सजा हुई। तो सुभाष चंद्र बोस और तमाम देशभक्त चाहते थे कि गांधी जी इरविन के सामने, जो कि उस समय वायसराय थे, तो लॉर्ड इरविन के सामने भगत सिंह को माफ़ी दिलवाएं। लेकिन गांधी के कहने के बावजूद भी हिंसा में शामिल भगत सिंह को माफ़ी देने से इनकार कर दिया गया। इसलिए सुभाष चंद्र बोस गांधी और कांग्रेस के तरीकों से बहुत नाराज थे, तो उन्होंने थोड़ा लाइटली लिया। 1933 से 36 तक वो यूरोप में रहे, यूरोप चले गए, वहाँ इटली में मुसोलिनो से मिले, है ना। फिर आयरलैंड के वलेरा से मिले। वलेरा उनके अच्छे दोस्त थे और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को सहायता करने का वचन दिया। ऑस्ट्रिया में सुभाष चंद्र बोस बीमार पड़ गए, तो इलाज के दौरान उन्हें एक इंग्लिश या अंग्रेजी टाइपिस्ट की ज़रूरत थी। तो उनके दोस्त ने उन्हें एमिली सेंकल से मिलाया। एमिली सेंकल के पिता पशु चिकित्सक थे। तो एमिली सेंकल से बाद में अधिक लगाव के कारण उन्होंने हिंदू रीति रिवाज से विवाह कर लिया। उनकी एक बेटी भी हुई जो अभी भी जिंदा है, भारत आती रहती हैं। ये क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस के जितने भी वार्षिक अधिवेशन हुए उसमें सुभाष चंद्र बोस कब अध्यक्ष रहे? तो 2 बार रहे। 1938 के हरिपुरा और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष रहे। 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की हरिपुरा वार्षिक अधिवेशन की। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को लेकर के एक योजना आयोग का गठन किया और मशहूर इंजीनियर विश्वेश्वरैया के नेतृत्व में विज्ञान परिषद का गठन हुआ। इसी समय 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया। आपको पता ही है 1939 से 1945 के बीच वर्ल्ड वार 2 हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो इसी युद्ध के दौरान ब्रिटिश की अपनी परेशानी थी, ब्रिटिश कमजोर पड़ रहे थे। तो सुभाष चंद्र बोस को लगा कि इसी समय ब्रिटिश के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन शुरू कर देनी चाहिए और तेज कर देनी चाहिए। आंदोलन तो चल ही रहा था, उसको और तेज कर दें। तो गांधी असहमत थे सुभाष चंद्र बोस के एग्रेसिवनेस को देखकर। तो फिर अगले साल जब त्रिपुरी में अधिवेशन था तो गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस के अध्यक्ष कोई और बने, है ना। लेकिन सुभाष चंद्र बोस के सामने कोई खड़ा नहीं हो रहा था। तो गांधी ने खुद पट्टाभी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट खड़ा किया। आप जानते ही हैं सुभाष चंद्र बोस की जीत हुई, गांधी ने इसे अपनी हार बताया। और कांग्रेस कार्यकारिणी में 14 सदस्य थे, उसमें से समझिए 12 सदस्य ने इस्तीफा दे दिया। तो 12 सदस्य जब इस्तीफा दे दे तो वो कार्यकारिणी काम कैसे करेगी? फाइनली सुभाष चंद्र बोस थक हार कर इस्तीफा दे दिए और कांग्रेस के भीतर ही रहकर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इस कारण उन्हें निष्कासन झेलना पड़ा, कांग्रेस से बाहर कर दिए गए। वेश बदल कर आगे चल करके अंग्रेजों ने फॉरवर्ड ब्लॉक के कई सारे सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। सुभाष चंद्र बोस वेश बदल कर जर्मनी चले गए, वहाँ उन्होंने हिटलर से मुलाकात की। लेकिन हिटलर ने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया कि वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कोई मदद करेंगे। तो वो फिर वहाँ से पूर्वी एशिया की तरफ चले गए। आपको पता ही है कि मोहन सिंह ब्रिटिश आर्मी में कैप्टन थे, ब्रिटिश आर्मी में। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूर्वी एशिया की तरफ जब ब्रिटेन के पांव उखड़ने लग गए तो जापान का एक जापानी कमांडर हुआ फुजीवाड़ा। तो जापानी कमांडर फुजीवाड़ा के कहने पर मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज INA की स्थापना की। हालांकि इसको गति तब मिली जब जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस आए आज़ाद हिंद फौज में, और उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार अर्थात एक अस्थायी सरकार का गठन किया। तो भारत की पहली अस्थायी सरकार कब बनी? 21 अक्टूबर 1943 को। सुभाष चंद्र बोस को सम्मान देने के लिए 21 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर झंडा फहराया। तो ये सुभाष चंद्र बोस के प्रति बहुत सम्मान था, सभी देशवासियों को गर्व की अनुभूति हुई। हालांकि किसी सरकार ने आज तक ऐसा नहीं किया था। ठीक।
अपनी अपनी सेना बनाकर सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज ने अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और अपनी सैन्य टुकड़ी का नाम सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पे रखा और महिला सैन्य टुकड़ी का नाम रानी झांसी रेजिमेंट रखा। तो इस तरह से आप देखते हैं कि गांधी से कितना भी विरोध हो, गांधी से वैचारिक मतभेद होने के बावजूद सुभाष चंद्र बोस का गांधी, जवाहरलाल नेहरू के प्रति बहुत अप्रतिम प्रेम था। एक केस बहुत फेमस है, लाल किला मुकदमा। जब पूर्वी एशिया में ब्रिटिश के पांव उखड़ रहे थे तो उसी समय जापानियों के हेल्प से सुभाष चंद्र बोस ने एक सैन्य टुकड़ी को इंडिया बर्मा के बॉर्डर पे भेजा। भारत तिब्बत के इंडिया बर्मा, भारत और बर्मा जिसको आज आप म्यांमार कहते हैं, तो भारत में बर्मा के बॉर्डर पर भेजा। जापानियों ने इनकी मदद की और शाहनवाज खान के नेतृत्व में ये सैन्य आक्रमण हुआ। हालांकि जब जापानियों का पैर उखड़ने लगा उसी समय अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम फेंक दिया, तो जापान पीछे हटने लगा। इस तरह से आज़ाद हिंद फौज को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा, आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को भी। तो 3 सिपाही थे जिन पर मुकदमा चला। एक शाहनवाज खान जो नेतृत्व कर रहे थे, दूसरा प्रेम कुमार सहगल, आप नाम याद रखें, प्रेम कुमार सहगल, और तीसरा गुलबदन सिंह ढिल्लो, है ना, ढिल्लो। तो इन तीनों के खिलाफ लाल किला में मुकदमा चला। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें भटका हुआ देशभक्त कहा। भूला भाई पटेल ने बचाव में दलील पेश की। तो पूछा जाता है कि लाल किला मुकदमे में बचाव पक्ष के वकील कौन थे, तो भूला भाई देसाई, आप याद रखेंगे, ये बीपीएससी में लास्ट ईयर भी पूछा था, भूला भाई देसाई, ठीक है। नवंबर 1945 में लाल किला मुकदमे में बचाव पक्ष की दलील भूला भाई देसाई कर रहे थे। आईएनए अर्थात आज़ाद हिंद फौज के ही कैप्टन हुए अब्दुल रशीद, इनको 7 वर्ष की कारावास की सजा दी गई। इसके विरोध में मुस्लिम लीग के छात्रों ने विरोध किया था, कम्युनिस्ट छात्र संगठन ने भी विरोध किया। तो इस तरह से आपको दिखता है कि राष्ट्रीय आंदोलन अपने परिपक्व अवस्था में था और इसका श्रेय सुभाष चंद्र बोस को जाता है। तो आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय पराक्रम दिवस की बहुत शुभकामनाएं आप सबको। थैंक यू सो मच।